Hi everyone, our today's topic is circulation of blood through heart। जैसा कि हम सभी लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में समझा था कि जो हार्ट है ह्यूमन बींग्स का ये फोर चैम्बर्ड होता है। द ब्यूटी ऑफ हार्ट इज़ देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आज की क्लास में हम उसी वीडियो को, उसी लर्निंग को, उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम समझेंगे कि जबकि ह्यूमन बीइंग्स में फोर चैम्बर्ड होने की वजह से डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती थी, जबकि फिशिस में ऐसा क्या है कि वहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, ध्यान से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है सीक्वेंस। किस चीज़ का सीक्वेंस दिया हुआ है? दैट इज़ द सीक्वेंस हाउ ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में ब्लड किस तरीके से फ़्लो करता है और क्यों फ़्लो करता है, इस बात को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, लंग्स का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड करना। जी हाँ, लंग्स का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड करना। तो लंग में हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाएगा, मतलब ब्लड्स में हमारे ऑक्सीजन्स को ऐड किया जाएगा। अब ये ऑक्सीजन ब्लड में ऐड होने के बाद ये कहाँ पर भेजी जाएंगी? हार्ट में। तो हार्ट में भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि लेफ़्ट अट्रियम में जाएगा या लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो आपको मैंने कोड बताया था लॉर्ड। लॉर्ड से आप याद कर सकते हो कि लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ़्ट अट्रियम में ब्लड जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करोगे आप लेफ़्ट अट्रियम में, तो आपका अट्रियम क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, फूलेगा, और फिर यहाँ से ब्लड का ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। आपको पता है कि लेफ़्ट अट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड का मूवमेंट होगा वो वाल्व के थ्रू होगा। और इन वाल्व की ब्यूटी ये है कि दे आर यूनिडायरेक्शनली। कहने का मतलब लेफ़्ट अट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो जा सकता है, बट कभी भी लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ़्ट अट्रियम में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता सर? इसलिए नहीं जा सकता है बिकॉज देयर इज़ अ यूनी डायरेक्शनल वाल्व। यूनी डायरेक्शनल का मतलब, यूनी मीन्स सिंगल, एक ही डायरेक्शन में ओपन होने वाला वाल्व। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किसके थ्रू स्टूडेंट? एरोटा के थ्रू। आपने स्ट्रक्चर हार्ट का समझा था एनसीईआरटी के थ्रू, जहाँ पर आपने देखा था एरोटा क्या है, सुपेरियर वेना केवा क्या है, इन्फीरियर वेना केवा क्या है। तो अभी उतना ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने के लिए यहाँ पर किसके थ्रू जा रहा है ब्लड? एरोटा के थ्रू। ये जो एरोटा के थ्रू जो स्टूडेंट्स ब्लड जा रहा है, अब आप बताओ ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड? ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मूव करेगा। जी हाँ, लेफ़्ट अट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो ब्लड मूव करेगा वो भी कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों ज़रूरी है? आपको कंसेप्ट पता है कि हमारे जो सेल्स हैं उनको चाहिए ऑक्सीजन, ताकि हर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जैक्टली, एक्सेप्शंस है आरबीसी। आरबीसी कैसी सेल्स हैं स्टूडेंट्स? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। आरबीसी कैसी सेल्स हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। कहने का मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, कोई भी सेल ऑर्गेनल आरबीसी में नहीं प्रेजेंट होता है। जी हाँ, तो आपको याद रखना है ये जो ट्रांसपोर्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में बॉडी की ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ब्लड को, इसलिए ताकि वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर सके। और यहाँ पर हम सिंपली फोकस कर रहे हैं किस चीज़ पर? ऑक्सीजन पर, ताकि इस ऑक्सीजन का यूज़ करके हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करके 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करें। फर्दर ये एटीपी यूज़ किया जाए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई क्यों हो रही है? फॉर द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है वो काम कर पाए। इज इट क्लियर? अब अच्छा ये बताओ, जब हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब ब्रेक करोगे तो वहाँ उस ग्लूकोज से क्या रिलीज़ हो जाएगा स्टूडेंट? CO2। CO2 कहने का मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी कहाँ पर स्टूडेंट्स? ब्लड में। जी हाँ, ब्लड में।
और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फर्दर कहाँ पर मूव कराया दिया जाएगा, राइट अट्रियम में। कहाँ पर स्टूडेंट्स, राइट अट्रियम में। अब ये जो राइट अट्रियम है, इस राइट अट्रियम में ब्लड कैसा जा रहा है स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब इस राइट अट्रियम से ब्लड कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड मूव करेगा, जी हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा। और यहाँ से जो ब्लड का मूवमेंट होगा लंग्स की तरफ वो भी कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। इज इट क्लियर? अब ध्यान से समझिए, जो लंग्स के पास फिर, अच्छा ये बताइए आप मुझे, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में क्यों भेजा जा रहा है, बताएं। अब जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड, जी हाँ, लंग्स में इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ब्लड अभी कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। अभी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड क्यों है, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से हमको क्या मिल चुकी है, CO2। और इस CO2 ने हमारे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना दिया है। अब इस ब्लड को हमें क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड बनाना है। तो अब आपको ध्यान से रखना है, आप यहाँ पर अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जी हाँ, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा लंग से और ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गेटिंग माई पॉइंट? एग्जैक्टली, जी हाँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन द फिश। फिश में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फिश में और ह्यूमन बींग्स में किस में इवोल्यूशन ज़्यादा हुआ है, जी हाँ, किस में डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, आप कहोगे ह्यूमन बींग्स में, ऑब्वियसली। तो यही रीज़न है कि अब फिश उतनी ज़्यादा डेवलप तो है नहीं। जैसे आप पढ़ते थे ह्यूमन बींग्स में कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता था, 4 चैम्बर्ड का, जी हाँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिशेस के पास जो हार्ट है वो, उसमें कितने चैम्बर्स हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 2 चैम्बर्ड। जी हाँ, जैसे आप पढ़ते थे ना कि ह्यूमन बींग्स में 2 अट्रियम और 2 वेंट्रिकल थे, जिसे अपन नाम देते थे राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से जो फिशेस हैं वहाँ पर 4 चैम्बर्ड तो नहीं हो सकते, जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ 2 चैम्बर्ड हैं। जब 2 चैम्बर्ड हैं तो एक अट्रियम का और दूसरा वेंट्रिकल का। इज़ इट क्लियर? तो जैसा कि अपन ने पता है कि यहाँ पर फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, सिर्फ एक ही अट्रियम और एक ही वेंट्रिकल है, तो इस केस में यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसा होगा, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होगा। जी हाँ, जबकि ह्यूमन बींग्स में हम कैसा पढ़ते थे, डबल सर्कुलेशन। तो आपसे कई बार एग्ज़ाम में आपके बोर्ड में पूछा जाता है डिफाइन ब्लड सर्कुलेशन इन फिश। तो स्टूडेंट्स, अगर पूछा जाए फिश में तो आपको कैसा सर्कुलेशन बताना है, सिंगल सर्कुलेशन। क्यों सिंगल सर्कुलेशन? बिकॉज जो फिशेस हैं हमारी वो उतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो पाई हैं, उनमें इतना ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हो पाया है। एवोल्यूशन ना होने की वजह से उनमें भी जो हार्ट है उसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर प्रेजेंट हैं। क्योंकि 2 ही चैम्बर हैं तो यहाँ पर 2 टाइम्स हार्ट से ब्लड पास नहीं होता है। जबकि ह्यूमन बींग्स में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, समझा था कि जो ब्लड पास हो रहा है ह्यूमन बींग्स के हार्ट से वो कैसा हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। और जिसे अपन ने पढ़ा हुआ था पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इज़ इट क्लियर? अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, देन आगे मूव करें। तो आपने समझा कि जो फिशेस हैं यहाँ पर ब्लड जो है ये पास करता है ओनली वंस। जी हाँ, हार्ट से कितनी बार पास हो रहा है स्टूडेंट्स, वंस। जबकि ह्यूमन बींग्स में आपकी बॉडी में हार्ट से ब्लड कितनी बार पास होता था, 2 टाइम्स during the each cycle. So it is called, you can say that these are the single blood circulation. Is it clear? ऐसा हो इसलिए पा रहा है because fishes have only the 2 chambered but human beings have 4 chambered. Is it clear? आइए समझ लेते हैं। ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम इजी है एज़ कंपेरिजन टू द ह्यूमन बींग्स। आप ऊपर देख रहे थे अभी कि राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा था, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज कि हार्ट जो है ये सिंपल है, 2 चैम्बर्ड है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल 1 टाइम पास होगा ब्लड का। तो देखें, ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, किसकी बॉडी पार्ट से, फिशेस की बॉडी पार्ट से पास हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी चाहे फिश की हो चाहे ह्यूमन बींग्स की हो, बॉडी से जो ब्लड मूव करेगा वो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। जबकि जो ब्लड लंग से मूव करेगा या फिर गिल्स से मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है फिशेस में गैसेस जैसे लंग्स ह्यूमन बींग्स में काम करता था ऑक्सीजनेशन का, सिमिलरली फिशेस में गिल्स काम करती हैं ऑक्सीजनेशन का। आपको पता है फिशेस के पास लंग्स तो होते नहीं हैं, तो गॉड ने उन्हें क्या दिया, गिल्स दिए,
ताकि वो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कर सके। तो ध्यान से समझे, ब्लड बॉडी पार्ट से मूव किया, ये ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कहाँ पे गया, हार्ट में गया। जी हाँ, हार्ट ने फिर से ब्लड को पंप किया और कहाँ पर भेजा, गिल्स में। तो यहाँ पर हार्ट से जो गिल्स में ब्लड जा रहा है वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब गिल्स में ब्लड भेजा क्यों जा रहा है, ताकि इसका ऑक्सीजनेशन हो सके। जी हाँ, गिल्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन ऐड की गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की गई। ये प्रोसेस कैसे होती है इसे आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। फिर यहाँ पर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फर्दर मूव कर दिया गया बॉडी में। जी हाँ, कंसेप्ट वाज सेम, बॉडी में इसलिए मूव किया गया ताकि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके। अच्छा ये बताओ, जो बॉडी में जब ब्लड पहुँचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया फेसेस में भी प्रेजेंट होंगे, बिकॉज फेसेस आर द यूकैरियोट्स। जी हाँ, फेसेस क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। अब फिश में जो ब्लड गया हुआ है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, बिकॉज ड्यू टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। और अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फिर से मूव करा दिया जाएगा कहाँ पर, बॉडी पार्ट से होता हुआ। जी हाँ, कहाँ पर, हार्ट के थ्रू गिल्स में, ताकि फिर से इसका ऑक्सीजनेशन हो सके। ये फिनोमेनन बार बार रिपीट होता रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट। जी हाँ। अब स्टूडेंट्स, अब इतने डिस्कशन के बाद आपके बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था ब्लड का फंक्शन, इसे और बेहतर तरीके से नोट डाउन कर लिया है मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। ब्लड में हमने पढ़ा था प्लाज्मा होती हैं, आरबीसी होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट यहाँ पर सिर्फ मोटिव ये है कि आपको ब्लड का फंक्शन फिर से रिवाइंड कराया जाए। जी हाँ, ये बोर्ड पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद करें, ध्यान से समझें। ब्लड का पहला फंक्शन क्या है, हमसे पूछ लिया जाता है गिव द 3 फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो एग्जैक्टली हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें सिर्फ यही याद आता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ध्यान से समझें, आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन का। कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। जी हाँ, लंग्स से बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये ऑक्सीजन। एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से स्टूडेंट, बॉडी टू द लंग्स। इज़ इट क्लियर। ये काम स्टूडेंट कौन कर रहा होगा, ब्लड के अंदर प्रेजेंट आरबीसी, और आरबीसी में ही प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन मालिक्यूल। आपको पता है एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल 4 मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है, देन इट विल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो रहा होगा ये कहाँ पर हो रहा होगा, दैट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द बॉडी में जो फूड एब्जॉर्ब किया गया है, इस एब्जॉर्ब्ड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, हमारी आपकी आरबीसीज। ये आरबीसीज क्या करेंगी स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट करेंगी एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल को। अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये एब्जॉर्ब फूड मटेरियल मैंने क्यों दिया, जस्ट ओनली जो हमने डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है हमारा, सपोज़ हमने इस राइस को ईट किया, राइस में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। अब स्टार्च को ब्रेक कर दिया गया किस में, ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है ये फर्दर मूव कराया जाएगा सेल्स में, ताकि सेल्स में ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हो सके और पायरुविक एसिड बन सके। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है भाई, फूड का जो ब्रेकडाउन था, जो डाइजेशन था, वो तो स्टमक में हुआ, इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हर सेल को चाहिए ना, मसल्स को भी तो चाहिए ना ग्लूकोज, तो ये मसल्स को ग्लूकोज कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। गेटिंग माई पॉइंट। जी हाँ, तो आपने समझा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी कि ग्लूकोज यहाँ पर एब्जॉर्ब किया हुआ जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजा जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द ग्लैंड्स टू द आर्गन्स। जी हाँ, जैसे आप देखते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं। आप देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में है, वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं और वो हमारी पूरी बॉडी पर डिफरेंट ऑर्गन्स पे वर्क करते हैं। तो ये इसका भी ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा होगा, ब्लड। जी हाँ। अब बात आती है कि ब्लड हमें डिजीज़ से भी बचाता है, यस। जी हाँ, इट विल प्रोटेक्ट वी ऑल आर फ्रॉम द डिजीज़। अभी आप कोविड के टाइम पे देख रहे होंगे कि प्लाज्मा हमेशा चर्चा में है, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी आप लोगों ने सुनी होगी। ये क्या है स्टूडेंट्स, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है। रेडीमेड एंटीबॉडी कहने का मतलब जिस इंडिविजुअल में कोरोना हुआ है उस कोरोना के कोविड पेशेंट के बॉडी में ब्लड के अंदर
क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज़। इन एंटीबॉडीज़ का हम यूज़ करते हैं उन पेशेंट के लिए जो कोविड पेशेंट हैं, सीवियर कंडीशन में हैं और उनकी बॉडी, उनका इम्यून सिस्टम फर्दर एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रहा है। जनरली ये जो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम है वो हमारी बी लिम्फोसाइट्स करती हैं। कौन सी लिम्फोसाइट्स स्टूडेंट? बी लिम्फोसाइट। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर डब्ल्यूबीसी क्यों लिखा है? स्टूडेंट्स आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ें तो आपको दिखेगा डब्ल्यूबीसी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप सिंपली ये याद रखें कि जो डब्ल्यूबीसी हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड कार्पेसेल्स। दीज डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड कार्पेसेल्स आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स? हमें प्रोटेक्ट करती हैं कहाँ से? फ्रॉम द डिजीज़। इज़ इट क्लियर? और ब्लड हमारा हेल्प करता है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, किसे मेंटेन करने में स्टूडेंट्स? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। अब हम मूव करते हैं कार्डियक साइकिल पर। किस पर मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कार्डियक साइकिल में। ये कौन सी चीज़ है कार्डियक साइकिल? नाम सुन के हमें घबरा जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूँ ये कार्डियक साइकिल क्या है? आपकी हार्ट बीट। आप अपने अभी चेस्ट पे हाथ रख के देखो तो कुछ बीट हो रही है, दिल की धड़कन सुने आप। ये जो दिल की धड़कन है जो अपन बोलते हैं ना, इसी को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। अब आपने देखा हार्ट, हार्ट जनरली अपन बोलते हैं ना धक धक। एग्जैक्टली जो हमारा दिल है वो धक धक नहीं करता, वो लब डब का साउंड देता है। कैसा साउंड देता है? लब डब। ये क्यों लब और डब का साउंड देता है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। किसकी वजह से? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो आपके बोर्ड पॉइंट्स से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कार्डियक साइकिल। ये स्टूडेंट क्या है? ये सिंपली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। किस चीज़ का? कार्डियक मसल्स का। इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। सिंपली कहने का मतलब जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, एक सिस्टम है, एक पीरियोडिक, कहने का मतलब एक निश्चित समय अंतराल है जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। ये जो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है किसका? कार्डियक मसल्स का। जी हाँ, periodic contraction and relaxation of cardiac muscle is called cardiac cycle। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एक कार्डियक साइकिल में कितने हार्ट बीट होते हैं तो आप कहेंगे 1। गेटिंग माई पॉइंट? एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है तो आप कहोगे अप्रॉक्सीमेट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। जी हाँ, आप अपने चेस्ट पर हैंड रखें और अगर काउंट करें तो आप पाएंगे कि पर सेकंड से भी तेज़ स्पीड है स्लाइटली अपनी हार्ट के बीट करने के। जी हाँ, तो ये जो 70 to 72 टाइम्स हार्ट हमारा बीट कर रहा है पर मिनट, एक्चुअली ये ब्लड हमारा बीट करता क्यों है? जस्ट ओनली टू पंप द ब्लड। जी हाँ, क्या करने के लिए स्टूडेंट? ब्लड को पंप करने के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड को पंप करना है तो वो क्या करता है? बीट करता है। ये जो आपको अपने चेस्ट पे हैंड रखने पे थोड़ा सा साउंड का थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द हार्ट बीट। क्लियर? जिसे हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। यहाँ पर हमारा चेस्ट रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। तो हार्ट बीट जो नॉर्मल एडल्ट इंडिविजुअल्स हैं उनमें 70 to 72 टाइम्स पर मिनट होती है। जी हाँ, 1 मिनट में एक बार अगर कार्डियक साइकिल रन कर रही है, यानी कि एक बार अगर हार्ट बीट कर रहा है तो अप्रॉक्स 70 ml ऑफ ब्लड पंप किया जाता है। जी हाँ, 70 ml यानी कि मिली लीटर। अगर एक बार हार्ट बीट करने पर 70 ml हो रहा है तो लगभग 1 मिनट में कितनी बार करेगा? 70 to 72 मिनट्स। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें कैलकुलेशन के लिए तो अपन इसे 70 कंसीडर करें तो 7 7 जा 49, ऑब्वियसली कितना? 4900 ml ब्लड इन अ मिनट। कहने का मतलब 1 मिनट में हमारा ब्लड कितने ml ब्लड को पंप करता है, ट्रांसपोर्ट करता है? तो आप बताएंगे 4900 ml, अप्रॉक्स कह सकते हैं 500 ml। कितना स्टूडेंट्स?
500 ml। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो अप्रॉक्स 500 ml ब्लड पंप किया जा रहा है, ये पंप क्यों हो पा रहा है? ड्यू टू द कार्डियक साइकिल। तो अगर मैं समराइज़ करूँ आपको कार्डियक साइकिल, तो आपको क्या क्या समझना चाहिए? कार्डियक साइकिल क्या है? ये एक पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है कार्डियक मसल्स का। क्या है? पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है किसका? कार्डियक मसल्स का। वन कार्डियक साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू द वन हार्ट बीट। जी हाँ, एक कार्डियक साइकिल बराबर होती है किसके? वन हार्ट बीट के। अगर हम हार्ट बीट की बात करें एडल्ट इंडिविजुअल में, इट इज़ अप्रॉक्स 70 to 72 टाइम। तो ऑब्वियसली 1 मिनट में कितना हो जाएगा? वी कैन कैलकुलेट इट 4900 ml। स्टूडेंट्स, कार्डियक साइकिल और पल्स में हमें हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो आइए इस कन्फ्यूज़न को आपके दूर करते हैं। तो पल्स क्या है? पल्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कार्डियक साइकिल। हाउ? जस्ट रीड इट। पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ आर्टरी ड्यू टू द पीरियोडिक फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू इट इज कॉल्ड एज द पल्स। पल्स क्या है स्टूडेंट्स? पल्स आर द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ आर्टरी। जो हमारी आर्टरीज और वेन में अपन ने डिफरेंस पढ़ा हुआ था, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर कैरी करते हैं, तो जिन आर्टरीज का पीरियोडिक मूवमेंट ही क्या कहलाता है? पल्स। तो जो पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ द आर्टरी है, ये क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू द पीरियोडिक फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू इट। किसकी वजह से स्टूडेंट्स? पीरियोडिक फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू इट इज कॉल्ड व्हाट? पल्स। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपने समझा कि जो हमारी आर्टरी है उसमें जो पीरियोडिक मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स। स्टूडेंट, दो टर्म आते हैं, कई बार वो डिफाइन करने के लिए बोल देते हैं कि सिस्टोल क्या है या डायसिस्टोल क्या है। तो सिस्टोल इज़ व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। देखिए, कार्डियक मसल से रिलेटेड दो टर्म हैं, कौन कौन से? सिस्टोल और डायसिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जबकि डायसिस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। किसका? कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस कॉन्ट्रैक्शन को, ये जो संकुचन होता है, इसे हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? सिस्टोल। इसी कार्डियक मसल्स के रिलैक्सेशन को अपन क्या बोलते हैं? डायसिस्टोल। स्टूडेंट्स, हमें कन्फ्यूज़न होता है अब जैसे अब आपको पता चल गया कि सिस्टोल डायसिस्टोल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब एग्ज़ाम में हमसे जब पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हमसे पूछा जाता है कि डायसिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है। तो आपको याद रखना है, डायसिस्टोल में डी, मैंने कोड बनाया हुआ है आपके लिए, डॉक्टर। डॉक्टर को शॉर्ट में अपन DR लिखते हैं। तो डी स्टैंड्स फॉर डायसिस्टोल, R स्टैंड फॉर रिलैक्सेशन। तो आप याद रख पाएंगे डॉक्टर से कि डायसिस्टोल एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स होता है। डायसिस्टोल में क्या होता है स्टूडेंट्स? रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स होता है। आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, प्लीज़ इसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मूव करें हम क्वेश्चंस पर। ये स्टूडेंट्स आपके बोर्ड का क्वेश्चन है। अब इसमें एक बड़ी सी लैंग्वेज दी हुई है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट होता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो एक बार अच्छे से इसे अपन रीड आउट करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, टू शो दैट CO2 इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। भाई, रेस्पिरेशन में CO2 बाहर आती है, ये बात आप सब लोगों को पता है, हमें भी पता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किसी एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप करके बताएं कि रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज़ होती है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताइए, एविडेंस बताइए, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करिए, प्रयोग करिए जिससे ये पता चले कि CO2 रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। नेम द सब्सटेंस टेकन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब। स्मॉल टेस्ट ट्यूब में कौन सा सब्सटेंस लिया गया था, जो कि आपके NCERT में दिया गया है? केप्ट इन द कोनिकल फ्लास्क। इज इट क्लियर? स्टेट इट फंक्शंस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स यूज़। क्लियर? एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स यूज़। उनके क्या असर होते हैं उसे यूज़ करने का। कहने का मतलब आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज़ होती है। तो ये जो CO2 एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज़ हो रही है, इसका क्या सेटअप है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? इज इट क्लियर? यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन, ध्यान से समझें। तो इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप के फॉर्म में मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अपनी क्या है स्टूडेंट? टेस्ट ट्यूब है। ये आपको, ये जो एक्टिविटी के फॉर्म में आपकी NCERT में दिया हुआ है,
क्लियर, उसी एक्टिविटी से ये बोर्ड का क्वेश्चन बनाया गया है। तो अब पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया, फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है, इस चीज़ के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताइए और ये भी बताइए जो सब्सटेंस इसमें यूज़ किया गया था वो सब्सटेंस क्या है और क्यों यूज़ किया गया था। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या है, ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है। क्लियर, इस टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, लाइम वाटर प्रेजेंट है। इस लाइम वाटर में हमने ऊपर से सपोज यहाँ पर माउथ के थ्रू क्या ऐड कर दिया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो यहाँ पर मैंने जो वाटर यूज़ किया था, इट इज़ नॉट अ सिंपल वाटर, इट इज़ अ लाइम वाटर। गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पर इस लाइम वाटर के साथ जब CO2 मालिक्यूल रिएक्ट करता है, यानी कि ये जो लाइम वाटर है CaOH2, क्लियर, इसके साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो ये क्या फॉर्म करता है, CaCO3। किसका फॉर्मेशन करता है, CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो CaCO3 हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये किस तरीके का कलर देते हैं, मिल्की अपीयरेंस देते हैं, जिससे हमें पता चलता है देयर इज़ अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गेटिंग माई पॉइंट? फिर से समझे, यहाँ पर हमने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब में क्या ऐड किया, CO2। CO2 को ऐड करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो वाटर है वो वाटर कैसा हो जा रहा है, मिल्की। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये जो लाइम वाटर है CaOH2 है, ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से जो हम आर्टिफिशियली ऐड कर रहे हैं, और ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, CaCO3 का, जो कि इनसॉल्युबल है, मिल्की अपीयरेंस देता है, मिल्की अपीयरेंस देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल CaCO3। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? इसी प्लीज़ आप एक बार एक्टिविटी ज़रूर विजिट करें। आप देखेंगे आपकी NCERT में जो एक्टिविटी दी गई है वहाँ पर एक तरफ तो माउथ के थ्रू दिखाया गया है हम CO2 ऐड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको दिखाया गया है कि पिचकारी के थ्रू ऐड कर रहे हैं। पिचकारी वाले केस में आप सिर्फ ऑक्सीजन ऐड करेंगे, जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो CaCO3 का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट यहाँ पर हमने क्या ऐड किया हुआ है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये लाइम वाटर का फॉर्मेशन है CaOH2, और किसका फॉर्मेशन होगा, CaCO3 का, जो कि इनसॉल्युबल है। इसका कलर कैसा होगा, मिल्की। थैंक्स स्टूडेंट्स, आई नो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आई हैं। प्लीज़ एक बार अच्छे से वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए, और अपने लाइक और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए एज अ टॉनिक वर्क करते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट, प्लीज़ वॉच इट अगेन। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कंसल्ट मी। थैंक्स स्टूडेंट।